सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सुबह 9 बजे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई कड़ी आपत्ति। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर संप्रभुता के सम्मान की दी नसीहत। यूरोपीय संघ ने अपने सांसदों के कदम से बनाई दूरी, कहा हमारा आधिकारिक रुख नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बोडो समझौते को बताया शांति, सद्भाव और एकजुटता की नई सुबह। बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जताई प्रतिबद्धता। कहा त्रिपक्षीय समझौते से बोडो लोगों की विशिष्ट संस्कृति को मिलेगा और संरक्षण। कोरोना वायरस से पीड़ित चीन के वुहान शहर से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी। कैबिनेट सचिव ने की ताजा हालात की समीक्षा। चीन में इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा चीन के कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को गंभीर खतरा। निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने के फैसले को दी है चुनौती। अदालत ने मामले में 4 दोषियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का जारी किया है आदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी रैली को आज करेंगे संबोधित। करियप्पा परेड मैदान में प्रतिभाशाली एनसीसी कैडेटों को प्रदान करेंगे पुरस्कार। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट अपने हुनर का करेंगे प्रदर्शन। यूरोपीय संघ की संसद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड मारिया सासोली को पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून के औचित्य को समझाते हुए बताया है कि ये पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को आसानी से नागरिकता देने के लिए है और ये किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। उन्होंने लिखा है कि ये कानून भारतीय संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित किया गया है। उन्होंने यूरोपीय संसद को भारत में बनाए कानून का सम्मान करने की भी नसीहत दी। आगे लिखा है कि अंतर संसदीय संघ का सदस्य होने के नाते हमें एक दूसरे की संप्रभु प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, खासकर लोकतंत्र में। एक विधायिका का दूसरी विधायिका पर फैसला सुनाना गलत है। यह ऐसी परंपरा है जिसका निहित स्वार्थों के लिए निश्चित तौर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि यूरोपीय संसद ऐसा कोई भी अस्वस्थ उदाहरण पेश नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के अंदरूनी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। टीआरजी एनिग्मा पुस्तक विमोचन के मौके पर उन्होंने भारतीय संविधान और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर विदेशी हस्तक्षेप के रुझान के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास पूरी तरह से नाजायज है और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि एक परिपक्व गणतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के रूप में भारत अपनी जनता की चिंताओं को दूर करने में सक्षम है। Recently, some efforts are being made outside India to comment on some laws made by Parliament and to raise some issues based on inadequate knowledge and insufficient understanding of the issues sought to be addressed by our lawmakers. Such efforts are totally uncalled for, unwarranted. Let me make it very clear. As the Vice President and also Chairman of the Upper House of India Parliament, these comments are totally uncalled for and unwarranted. As a mature republic and democratic polity, we are capable of addressing the concerns if any of our citizens, and we need no advice or guidance in such matters from others. As a republic of 70 years of experience, we have withstood so many challenges and overcame several challenges. We are now more united than ever before, and no one should have any concern in this regard. As a nation, we are committed to the cardinal principles of ensuring justice, liberty, and equality for all of our citizens. This is a great country, even of partition on the basis of religion. We follow Sarva Dharma Samabhavana, appeasement of none and justice for all. Minorities could become president 3 times. There is an unfortunate trend of foreign bodies to interfere in the matters that are completely within the purview of India, Parliament and the Indian government. I hope they will recognize that this unwarranted
This is unwarranted and unwelcome. I hope that they refrain from making such statements. इस बीच यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून पर प्रस्ताव को लेकर अपने सांसदों के कदम से यूरोपीय संघ ने दूरी बना ली है। अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस को भेजे ईमेल में यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संसद में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं या इसके सदस्य जो विचार सामने रखते हैं वो जरूरी नहीं है कि यूरोपीय संघ के आधिकारिक विचार हो। संघ ने 13 मार्च को ब्रुसेल्स में होने जा रही भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जरूरी है। वहीं यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल फ्रांस का मानना है कि नया नागरिकता कानून भारत का आंतरिक राजनीतिक विषय है। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों ने सोमवार को यह बात कही। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जीन असेलबॉर्न भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। बोडो समस्या के समाधान को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। इस समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला आ रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया, जिसमें अब तक 2823 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को असम के प्रतिबंधित उग्रवादी गुट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के बाद अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सन 1972 से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई। शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला। 87 से 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर ये आंदोलन रहा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते के बाद उत्तर पूर्व को अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला जा सकेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बोडो लोगों से किए गए अपने सभी वायदों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। इस समझौते के अंतर्गत असम में रह रहे बोडो जनजाति को राजनीतिक अधिकार और समुदाय के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने का प्रावधान है। बहुत सारे युवाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो इस प्रकार के काम, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के समग्र क्षेत्र की आरोग्य की सुविधाओं के काम करें। तो जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास, और अब इसके साथ सबका विश्वास जोड़कर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को एक अशांति से बाहर लाने का, अस्थिरता से बाहर लाने का एक प्रयास हुआ है। असम में शांति व्यवस्था हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, और शांति जहां होंगे विकास भी वहां जोर से होने लगता है, ये सबको मालूम है। तो इसलिए आज जो एग्रीमेंट बोडो ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, मैं खास करके इस विषय पर बोडो लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत इस विषय पर सहयोग किया। समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले गांवों में बदलाव के लिए एक कमीशन का गठन होगा। बीटीसी की शक्तियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। बीटीएडी के बाहर के इलाकों में रहने वाले बोडो लोगों के लिए बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल बनाया जाएगा। बोडो लोगों की पहचान, शिक्षा, भाषा और भूमि अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। बीटी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार अलग विभाग का गठन करेगी। NDFB के सदस्यों का आत्मसमर्पण और उनके पुनर्वास को समझौते में शामिल किया गया है।
बीटीसी के दायरे में आने वाले इलाकों के विकास के लिए असम सरकार 3 साल तक 250 करोड़ रुपए हर साल देगी। इसके अलावा समझौते के अमल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार, बीटीसी और बोडो संगठन की साझा निगरानी कमेटी बनाई जाएंगी। रविंद्र श्योराण, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि शांति, सद्भाव और एकजुटता की एक नई सुबह में भारत के लिए बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो समझौता कई कारणों से अहमियत रखता है। ये सफलतापूर्वक एक रूपरेखा के तहत अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाता है। जो लोग पहले सशस्त्र विरोधी समूहों से जुड़े थे वो मुख्य धारा में शामिल होंगे और हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि बोडो समूहों के साथ समझौता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृति को आगे और संरक्षित करते हुए उसे लोकप्रिय बनाएगा। उन्होंने विकासोन्मुखी पहलू की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुकेश ने राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस भानुमति की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। अदालत ने मामले के 4 दोषियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है। याचिका में 1 फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस बीच तिहाड़ जेल में सोमवार को इस मामले में मृत्युदंड पाए 4 दोषियों के पुतलों को फांसी देने की औपचारिकता पूरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेटों की सलामी, गारद का निरीक्षण करेंगे और परेड देखेंगे। एनसीसी कैडेट प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अलावा कला, संगीत और साहसिक खेलों के क्षेत्र में हुनर का प्रदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रतिभाशाली एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार देंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए हर साल बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट दिल्ली आते हैं और विशेष शिविरों में ठहरते हैं। गांधीनगर में आयोजित किए जा रहे 3रे विश्व आलू सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान आलू अनुसंधान, व्यापार और उद्योग, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में संपूर्ण उपलब्धियों और अवसरों की समीक्षा की जाती है। कृषि प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 जनवरी के दौरान किया जाएगा। इसमें आलू आधारित उद्योगों और व्यापार की स्थिति, प्रसंस्करण, बीज वाले आलू का उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी और किसान संबंधी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये जरूरी है कि 10 वर्ष के अंतराल में आलू के क्षेत्र में उपलब्धियों की जानकारी ली जाए और आने वाले दशक के लिए एक रूपरेखा तय की जाए। पिछले 2 दशकों में 1999 और 2008 के दौरान 10 विश्व आलू सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर मेट्रो की एक्वा लाइन के लिए मेट्रो मार्ग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को इसे समर्पित करेंगे। एक्वा लाइन के प्रथम चरण में लोकमान्य नगर से सीताबल्डी तक 11 किलोमीटर की दूरी में 6 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले शहर में ऑरेंज लाइन मेट्रो का शुभारंभ कर चुके हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगी। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 24 सितंबर 2018 को लखनऊ में हुई थी। संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और सरकार ने अलग अलग सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसका मकसद संसद के आगामी सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों में आम सहमति बनाना है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी 30 जनवरी को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 31 जनवरी को एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होगी।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार काफी तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शालीमार बाग, तिलक नगर और हरिनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने रिठाला में जनसभा को संबोधित किया था। रिठाला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने 2015 में किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल झूठा वादा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का काम किया है और दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद सभी झुग्गी वालों को उनकी झुग्गी की जगह पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। हमने कहा था ये झुग्गियां हमें दे दो, हम इसको जहां झुग्गी वहां मकान, एक योजना के तहत हर एक को 2 कमरे का मकान देंगे। केजरीवाल जी ने नहीं कहा। मित्रों, 8 तारीख को ये सरकार बदल दो। मैं आपके सामने कहकर जाता हूं कि 8 तारीख को भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली की सारी झुग्गी झोंपड़ी को जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेला में रोड शो किया और जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। इसके बाद केजरीवाल ने बवाना और गांधी नगर में रोड शो करके वोट मांगे। दिल्ली में सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इन सब के बीच कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं और ऐसी ही एक सीट है पटपड़गंज विधानसभा सीट। पटपड़गंज विधानसभा में एक तरफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डर फ्लैट्स की भरमार है तो दूसरी तरफ एक बड़ा स्लम एरिया भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग का मिलाजुला संगम है। आम आदमी पार्टी ने यहां से तीसरी बार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उतारा है, जो इस इलाके को सबसे ज्यादा सुविधाओं वाला क्षेत्र बनाने का दावा कर रहे हैं। वो सारी गारंटियां इस विधानसभा के लिए भी हैं और इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बना के यहाँ साफ सफाई से लेके, यहाँ के एरिया के डेवलपमेंट से लेके, यहाँ महिला सुरक्षा से लेके, यहाँ की स्ट्रीट लाइट से लेके हर चीज जो दिल्ली में होगी, दिल्ली से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ टॉप क्लास होगी। बीजेपी ने क्षेत्र के उत्तराखंडी वोटरों का ध्यान रखते हुए युवा चेहरे के रूप में रविंद्र नेगी को मैदान में उतारा है, जो आम आदमी पार्टी के विकास के दावे को खारिज कर रहे हैं। हमारा जो मूल मंत्र है विकास, सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी लेकर चलते हैं जिसको, और जिस प्रकार मोदी जी ने देश में विकास करके दिखाया उसी वही मॉडल हम पटपड़गंज में दिखाएंगे। जो आज सबसे मेन समस्या इस क्षेत्र की है गंदे पानी की, हम गंदे पानी से निजात दिलाएंगे। सीवर ब्लॉक है जहाँ था, आप यहाँ गाँव पड़ते हैं, 4-5 गाँव में चले जाओगे तो आप जगह जगह वहाँ सीवर ब्लॉक मिलेंगे, लोग गटर का पानी पीते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले जीतते ही मैं साफ पानी मुहैया कराऊंगा लोगों को। दिल्ली में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस ने भी उत्तराखंड के लक्ष्मण सिंह रावत को टिकट दिया है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के विकास कार्यों की तर्ज पर विकास का दावा कर रहे हैं। जो दिल्ली हमने बनाई थी और जिस दिल्ली पे हमें गर्व था, सभी दिल्ली के निवासी बहुत गर्वान्वित महसूस करते थे और बाहर से जब लोग दिल्ली में आए तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित थे 15 साल में दिल्ली का विकास को, जो ठप हो गया है उसको दोबारा स्थापित करेंगे, क्योंकि आम आदमी की सरकार बहुत खास हो गई है। अब वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं क्षेत्र से।
पटपड़गंज विधानसभा में 1993 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद 3 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2013 में मनीष सिसोदिया इस सीट से चुने गए, जो अब तक यहां से विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख है। स्थानीय निवासियों की माने तो सुरक्षा, पार्किंग, अतिक्रमण और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। दिल्ली में शिक्षा की क्रांति का दावा करने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तीसरी बार पटपड़गंज विधानसभा से मैदान में हैं, लेकिन 2.25 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली ये विधानसभा आज भी अतिक्रमण, सुरक्षा और सफाई जैसे मुद्दों से जूझती नजर आ रही है। कैमरामैन संतोष के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है और सोमवार को राजधानी बीजिंग में भी एक व्यक्ति की मौत इस वायरस के कारण हुई। कोरोना वायरस के कारण बीजिंग में मौत होने का यह पहला मामला है। चीन में 4000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। चीन के प्रधानमंत्री सोमवार को कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर पहुंचे। चीन के अलावा थाईलैंड में 7, जापान में 3, दक्षिण कोरिया में 3, अमेरिका में 3, वियतनाम में 2, सिंगापुर में 4, मलेशिया में 3, नेपाल और श्रीलंका में 1-1, फ्रांस में 3 और ऑस्ट्रेलिया में 4 लोगों के इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि चीन के कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को गंभीर खतरा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा से इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख चीन पहुंचे हैं, जहां इस खतरे से निपटने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में सतर्कता बढ़ती जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और वुहान से भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का फैसला लिया है। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में चीनी अधिकारियों से अनुरोध करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय परिवहन और विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। हालांकि भारत में अभी तक नोवेल कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने चीन में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए देश में स्वास्थ्य एजेंसियों और अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा की है। We have around 5 people admitted in fever hospital for the last 4 days. In that 5, we have sent one person before 2-3 days back. It was negative corona. And on Saturday also night we sent one more sample. The report awaited. Another 3 persons admitted in fever hospital, only suspicious of because of they travelled from the China. They don't have any symptoms like a fever, throat pain or breathing problem, but out of fear they admitted here. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस जैसी बीमारियों के खतरे पर चिंता जताई है। हैदराबाद में CSIR के संस्थान सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नए वायरस का जल्द पता लगाने और इनके महामारी बनने से रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से नई वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग के लिए कोष बनाने की सलाह दी। Periodic outbreak of epidemics and new viruses not only highlight our vulnerability to disease but also underscore the need for early detection and cooperation on a global scale to contain any serious harm. As you all aware, the newly discovered strain of coronavirus is spreading across nations and causing a major concern to health authorities across the globe. Please remember that the real wealth of a nation is determined by the health of its population. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन की वजह से अगले 10 साल में भारत सहित तमाम उष्णकटिबंधीय देशों में गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ जाएगा। इससे लोगों की कार्यक्षमता घटेगी, साथ ही गंभीर आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक जलवायु परिवर्तन का विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पर असर साफ तौर पर दिखने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी और उमस बढ़ने से अगले 10 साल में श्रम उत्पादकता 15% तक घट सकती है, जिसका सीधा असर GDP पर पड़ेगा।
बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज जयंती है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 63 साल की उम्र में लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि वंदे मातरम आंदोलन और साइमन आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की उल्लेखनीय भूमिका और देशभक्ति हर भारतीय को प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मां भारती के वीर सपूत पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने की उनकी गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।